हेलो नमस्कार, कैसे हैं चेला। आशा और विश्वास है स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। चलिए, मैं जिनेश्वर कुमार पुनः आप सभी को इस छोटे से परिवार में स्वागत करते हैं और चलते हैं अपने नए सेशन की ओर, जिस सेशन में हम लोग देख रहे हैं कुछ क्वेश्चनों के बारे में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद क्वेश्चन है। यह जो क्वेश्चन हम बतला रहे हैं, जो सेशन चल रहा है, इस सेशन में सभी जितने ही प्रकार के वनडे एग्ज़ाम होता है, इन सभी एग्ज़ामों में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कंटिन्यू पूछा जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं पूछा जाता है। इस टॉपिक से, इस चैप्टर से कुछ न कुछ क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। इसलिए हम लोग इस टॉपिक को, इस जो भी क्वेश्चन हम बतला रहे हैं, इस सभी क्वेश्चन को एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसको अपने मतलब स्मरण करेंगे, ताकि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए एग्ज़ाम में छूटे नहीं और आप हल करके आएँ। ठीक है, मेरा यही प्रयास रहेगा कि आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में, उस एग्ज़ाम के थ्रू वो क्वेश्चन सभी आपसे हल हो पाए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं अपने इस नए सेशन को। लेकिन सेशन को प्रारंभ करने से पहले पुनः आप सभी को हम याद दिला दें कि अभी तक आप इस सेशन देख रहे हैं और इस परिवार से नहीं जुड़ पाए हैं तो जल्द से जल्द चला इस परिवार से जुड़िए, क्योंकि बहुत आपको लाभ मिलने वाला है इस परिवार से। ठीक है, और ये भी हम बतलाएंगे, कहेंगे आपसे कि अधिक से अधिक इस सेशन को शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इससे लाभ ले सके। चलिए तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में, जहाँ पे बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन को देखने वाले हैं। चला, ठीक है, आगे बढ़े तब प्रारंभ करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हम लोग को मिल रहा है, हमारा दंत बल्क डैश से बना होता है। दंत बल्क, इनेमल जो व्हाइट पार्ट होता है, अब दिखाई दे रहा होगा व्हाइट भाग, दांत का जो उजला भाग होता है ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो व्हाइट पार्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं। ठीक है, और यह जो इनेमल है कहा जाता है शरीर का सबसे कड़ा भाग है, मजबूत भाग है इनेमल। ठीक है, मतलब सबसे हार्ड भाग अगर पूछा जाए शरीर का तो सबसे हार्ड भाग कौन है, यही इनेमल है। अब क्वेश्चन पे आते हैं कि यह किससे बना होता है, डैश से बना होता है। तो इसका निर्माण कैल्शियम फास्फेट से होता है। किससे होता है, चला, कैल्शियम फास्फेट से दांत का निर्माण होता है। जो इनेमल होता है, जो दूध की जैसे होता है, व्हाइट होता है, यह कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट, इसीलिए कहा जाता है कैल्शियम खाते रहिए, दूध पीते रहिए। ये दूध में कैल्शियम होता है, मीट मांस मछली जो होता है ये सब खाते रहिए, ताकि कैल्शियम अधिक से अधिक, अंडा से भी मिलता है, अंडा खाइए जो कैल्शियम आपको मिलेगा, जिससे आपका दांत क्या होगा, स्वस्थ रहेगा, जल्दी खराब नहीं होगा, टूटेगा नहीं, झरेगा नहीं, सड़ेगा नहीं। ठीक है ना, सड़ने का कारण तो एक पीएच मान भी होता है, लेकिन झरने का, जैसे देखिए किसी किसी के दांत जो होता है, तीत होता है, आधा झड़ जाता है, आधा लगा रहता है। मतलब ये क्या बतला रहा है, ये कैल्शियम की कमी है शरीर में। किसकी कमी, कैल्शियम की कमी है। चला आगे बढ़े। दूसरा क्वेश्चन हमको मिल रहा है कि निम्न में से ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता है। थोड़ा सा देखेंगे, जो भी भोजन हम लोग करते हैं, जो भी भोजन लेते हैं, दाल चावल रोटी, जो भी दूध दही जो भी आप खाते हैं, वह डायरेक्ट हमको ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। जो हमारा शरीर है उसको क्या करता है, पहले पचाता है, पचाने के बाद से जो भी उसमें मुख्य घटक है उसको एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद जैसे हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन के साथ या अभिक्रिया करके, और उस क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण के बाद से क्या मिलता है, हम लोग को ऊर्जा मिलता है, एनर्जी मिलता है। तो ये सब प्रक्रिया होता है जो पाचन तंत्र में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक किससे एनर्जी मिलता है, मतलब वही क्वेश्चन पूछा है कि जब खाना खा लिए, जो भी हम लोग घटक है ले लिए, उस घटक का जब ऑक्सीकरण होता है तब उसमें से किससे सबसे अधिक, सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान होता है। तो घटक क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, और क्या होता है, वसा होता है, यही ना। ठीक है, तो
कार्बोहाइड्रेट, वसा और क्या है जी, चलिए हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है और वसा है। इन सभी से सबसे अधिक ऊर्जा अगर पूछा जाए तो सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलता है, वसा से मिलता है। देखिए इससे जो ऊर्जा मिलता है 9.2 जूल मिलता है। क्या मिलता है, 9.2 जूल। इससे जो कम ऊर्जा होता है 4.2 जूल मिलता है और इससे मिलता है 4.1 जूल मिलता है। लेकिन इससे हम लोग को ऊर्जा प्रदान नहीं होता है। क्या प्रदान नहीं होता है, ऊर्जा प्रदान होता है। प्रोटीन भी चला है, यह भी क्या करता है, हमारे बिल्ड मटेरियल का कहता है, बॉडी बिल्ड मटेरियल। प्रोटीन से जो भी बॉडी है इसे क्या होता है, ग्रोथ होने में मदद मिलता है। साथ ही साथ ये क्या करता है, ऊर्जा भी प्रदान करता है। लेकिन जो विटामिन है, जो हमारे शरीर के अंदर उपापचयी प्रक्रिया होता है, मेटाबॉलिक प्रक्रिया होता है, उसी प्रक्रिया में यह भाग लेता है। ठीक है, समझ में आ गया। सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिल गया हमको, तो वसा से मिलता है। वसा, अगर वसा के बारे में अगर आगे बढ़े हम लोग, पिछले सेशन में पिछले जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं उसमें भी हम बतला चुके हैं आपको कि वसा का पाचन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और किसके द्वारा होता है, तो लीवर से बने पित्त के द्वारा। यही पित्त क्या करता है, वसा को तोड़ता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और यहीं से फैटी एसिड से हम लोग क्या मिलता है, ऊर्जा प्रदान होता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं चला, तो इमल्सिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, बता चुके हैं हम, इमल्सिफिकेशन कहता है, पाइसीकरण, जिसका हिंदी क्या होता है, पाइसीकरण होता है। इस क्वेश्चन को हम पिछले सेशन में बतला चुके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। देखिए, पाचन प्रारंभ होता है मुख से, पाचन नहीं होता है ओइसोफेगस में। फिर उसके बाद से कहाँ पाचन होता है, अमाशय में, किसका, प्रोटीन का। और अंत में पाचन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ जो भी आंशिक पाचन होता है उसको पूर्ण पाचन कर दिया जाता है। कहाँ पे, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। और वही स्मॉल इंटेस्टाइन के पास से अधिकांशतः मटेरियल को अवशोषित कर लिया जाता है, मतलब आंशिक रूप से अवशोषण किया जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दे कि पूर्ण रूप से अवशोषण का होता है, तो पूर्ण रूप से अवशोषण बड़ी आंत में होता है। बात समझ में आ रहा है। देखिए, क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ पे कि पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है चला, छोटी आंत में होता है। लेकिन पूर्ण अवशोषण पूछ दिया जाए तो पूर्ण अवशोषण क्या पूछ दिया आपसे, पूर्ण अवशोषण का होता है, जैसे खाना खाएं और पचा दिए, पचाने के बाद अवशोषित होता है, तो पूर्ण अवशोषित का होता है, तो बड़ी आंत में पूर्ण अवशोषित होता है। ठीक है, क्वेश्चन घुमा देगा कि पूर्ण अवशोषण कहाँ होता है, तो पूर्ण अवशोषण बड़ी आंत में होता है, लेकिन पूर्ण पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। अब देखिए, छोटी आंत में भी अवशोषण होता है, लेकिन पूर्ण अवशोषण नहीं होता है, आंशिक अवशोषण होता है। और पूर्ण अवशोषण कहाँ होता है, बड़ी आंत में। आगे बढ़े हम लोग। मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, यह भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है एनटीपीसी के लिए, इसको एकदम टिक आउट कर लेंगे। यह भी क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं। मिश्रित ग्रंथि ऐसा ग्रंथि जिसमें एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों पाया जाए, तो उसे क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि। अर्थात कह सकते हैं कि जिस ग्रंथि से एंजाइम का स्रावन हो और उसे हार्मोन का भी स्रावन हो, तब उस ग्रंथि को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। और यह जो ग्रंथि होता है अग्नाशय होता है। क्या होता है चला, अग्नाशय होता है। यह अग्नाशय के बारे में अगर देखा जाए तो यह अग्नाशय का स्ट्रक्चर पतिनुमा होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, तो स्टोमक और ड्यूडेनम के मतलब बीच में पाया जाता है, पतिनुमा संरचना जाता होता है। ठीक है, और कहाँ पाया जाता है, ड्यूडेनम के पास ये लगा रहता है। इसका काम क्या है, तो इसका काम एंजाइम का सेक्रेशन करना और क्या है, हार्मोन का सेक्रेशन करना। ठीक है, एंजाइम का सेक्रेशन करना और हार्मोन का सेक्रेशन करना। जब एंजाइम का सेक्रेशन होता है चला, तो इसको कहते हैं एक्सोक्राइन पदार्थ। क्वेश्चन घुमा देगा कि अग्नाशय के किस भाग से
इंजाइम का स्रावन होता है तो किस भाग से, एक्सोक्राइन भाग से इंजाइम का स्रावन होता है, जबकि हार्मोन किस भाग से होता है, तो हार्मोन इंडोक्राइन भाग से इसका स्रावन होता है। समझ में आ रहा चला, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ें। तो इंजाइम का स्रावन किससे हो गया, एक्सोक्राइन से, हार्मोन का स्रावन किससे हो गया, इंडोक्राइन से। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंजाइम्स होता है, जो इंजाइम निकलते हैं अग्नाशय से, उस इंजाइम को पैंक्रिएटिक जूस भी कहते हैं। चला, पैंक्रिएटिक जूस भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, पैंक्रिएटिक जूस भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हार्मोन देखते हैं, इस इंडोक्राइन पार्ट में 3 सेल होता है, अल्फा, बीटा और गामा। अब इसी से 3 हार्मोन का निर्माण होता है, ग्लूकागोन, इंसुलिन, सोमैटोस्टैटिन। कौन कौन, ग्लूकागोन, इंसुलिन और सोमैटोस्टैटिन। 3 हार्मोन का स्रावन होता है किससे, पैंक्रियाज के इंडोक्राइन पार्ट से। आगे पढ़ेंगे इसको हम लोग, अगले क्वेश्चन में हम लेके आ ही रहे हैं, इससे क्वेश्चन रहेगा आपको, वहां पे डिटेल आपको समझाया जाएगा। चलिए, तो हमारा आंसर क्या मिल गया, चला, अग्नाशय मिल गया, अग्नाशय, अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन अमाशय के कोशिका है। अमाशय के कोशिका, एस्टोमक जिसे कहते हैं, एस्टोमक में कौन कौन कोशिका होते हैं, एस्टोमक में कौन कौन कोशिका होता है, जिसमें एक कोशिका का नाम पूछा हुआ है। ठीक है ना, क्या कोशिका पूछा है, एक कोशिका का नाम पूछा है, लेकिन हम बतला रहे हैं आपको कौन कौन से कोशिका होते हैं। 3 कोशिका होता है और 3 से 3 पदार्थ का स्रावन होता है। पहला म्यूकोसा को सेल होता है, जिससे म्यूकस का स्रावन होता है। पहला क्या हो गया, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए थोड़ा सा, पहला हो गया म्यूकोसा, पहला हो गया म्यूकोसा, जिससे म्यूकस का स्रावन होता है। दूसरा होता है ऑक्जेंटिक सेल, जिसे एसीएल का स्रावन होता है। और तीसरा होता है जाइमोजेनिक सेल, जाइमोजेनिक सेल, जिसे पेप्सिनोजेन का स्रावन होता है। चलिए, म्यूकोसा क्या करता है, म्यूकोसा जो होता है यह आंतरिक लेयर को, मतलब एस्टोमक या स्मॉल इंटेस्टाइन या कह सकते हैं पाचन प्रक्रिया का जो भी पार्ट है, उसके इंटरनल भाग को क्या करता है, एक लेयर से कवर किया रहता है, जिसके कारण यह पचता नहीं है, मतलब यह खराब नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर इसी की मात्रा कम हो जाए तो क्या होता है, उस लेयर पर, इंटरनल लेयर पर क्या होगा, डाइजेशन होने लगेगा और वहां पे घाव बन जाता है, जिसे कौन सी बीमारी कहते हैं, चला, अल्सर बीमारी कहा जाता है। कौन सी बीमारी, अल्सर बीमारी कहते हैं। ठीक है, दूसरा है एसीएल, जो एसीएल किससे निकलता है, ऑक्जेंटिक सेल से निकलता है। और तीसरा है जाइमोजेनिक सेल, जिससे क्या निकलता है, पेप्सिनोजेन निकलता है। पिछला क्लास में हम बताए थे कि ये एसीएल का काम क्या है, ये एसीएल क्या करता है, इसी पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बदलता है, जो एक्टिव फॉर्म हो जाता है, और यही पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है। ठीक है, प्रोटीन के डाइजेशन क्या करता है, मदद करता है, कौन, पेप्सिनोजेन। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो इसका आंसर क्या मिल गया, चला, ऑक्जेंटिक सेल। कॉपर सेल जो होता है क्या होता है, लीवर में होता है। पेप्सिनोजेन यह क्या हो गया, एंजाइम्स हो गया, और इनमें से कोई नहीं, तो नहीं होगा। तो इसका आंसर हमको क्या मिल गया, ऑक्जेंटिक सेल। यहाँ से क्वेश्चन देखिए, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिए कि पेप्सिनोजेन का स्रावन किस कोशिका से होता है, तो पेप्सिनोजेन का स्रावन किस कोशिका से होता है, जाइमोजेनिक सेल से। कौन सी कोशिका से, जाइमोजेनिक सेल से। अब यहीं से देखिए अमाशय, देखिए अब अमाशय भी दिया है, लेकिन अमाशय कोशिका नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा है, कोशिका, गौर से। लेकिन क्या करेगा लड़का, मारेगा, टन ने इसको मारेगा और क्या होगा, 0 नंबर मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है, पेप्सिनोजेन का स्रावन किस कोशिका से, इसी तरह से फंसाता है एग्जामिनर बेटा, समझ गया, इसी तरह से एग्जामिनर आप लोग को फंसा देता है। क्वेश्चन ऐसा दे देगा, ऑप्शन सब दे देगा, पता नहीं चलेगा किस क्वेश्चन को हम लोग किस ऑप्शन को टिक आउट करें, यही बहुत कंफ्यूज होता है। तो पहला काम क्या है, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना। यहाँ पे कोशिका पूछा है, ना कि अंग पूछा है। बात समझ आ रहा है कि नहीं, कोशिका, अगर कोशिका नहीं पूछता तो हम लोग क्या मारते हैं, अमाशय मारते हैं। लेकिन कोशिका पूछ जाए तो अमाशय को हम लोग टच नहीं करेंगे। यह कोशिका कौन है, तो जाइमोजेनिक कोशिका है। जाइमोजेनिक सेल से क्या मिलता है, ए पेप्सिनोजेन मिलता है। ऑक्जेंटिक सेल से क्या मिलता है जी, तो ऑक्जेंटिक सेल से एसीएल मिलता है। ये एसीएल करता क्या है, इसी पेप्सिनोजेन को एक्टिव करता है, बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है, और क्या करता है,
और फूड को एसिडिक बनाने में मदद करता है। आइए यहाँ पे म्यूकोसा क्या है। म्यूकोसा से म्यूकोस का निर्माण होता है। म्यूकोस का निर्माण होता है। यह म्यूकोस करता क्या, अभी बताएं कि इंटरनल जो भी ऑर्गन है, पाचन तंत्र के जो भी ऑर्गन है, इस सभी के इंटरनल भाग पर एक लेयर बनाता है जिससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है कि उस लेयर को HCl या पेप्सिनोजेन खराब न कर सके। अगर इसी लेयर की कमी हो जाती है तो यही HCl और पेप्सिनोजेन क्या करता है, उसको डाइजेस्ट करने लगता है और इस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, अल्सर बीमारी कहते हैं। पिछले कुछ वीडियो हम बनाए हैं स्टोमक के बारे में, वहाँ पे अल्सर भी वीडियो दिए हुए हैं, उसको देख लीजिएगा। आपको समय पूरा फिगर बना के समझाए हुए हैं अल्सर वाला, ठीक है। तो अल्सर बीमारी कहाँ होता है, स्टोमक में होता है। किसके कारण, इस म्यूकोसा की उपस्थिति नहीं होने के कारण, या कह सकते हैं कि HCl की मात्रा बढ़ने के कारण या पेप्सिनोजेन की मात्रा बढ़ने के कारण। ठीक है, चला समझ में आ गया। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक, कहते हैं चला कि एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन है। ध्यानपूर्वक पढ़ो, खूब मन लगा के पढ़िए, सिलेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं चला अगले सेशन में, जिसमें हम लोग फिर से ऐसा ही क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं और आप तक पहुंचाने वाले हैं। ठीक है, तो सेशन को ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।